स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाने वाला विजय माल्या कितना बेचारा है, कितना मासूम इनोसेंट है। उल्टा पैसे तो हमें उसे देने चाहिए, वो क्यों हमें पैसे देगा। इस तरह की बातें लगातार सामने आने लगी सोशल मीडिया पर जब 9 साल के बाद विजय माल्या का 4 घंटे का एक पॉडकास्ट सामने आता है। कई सारे लोग सवाल उठाने लगे सरकार के ऊपर। जायज़ भी है, बिल्कुल उठाना चाहिए उस समय की सरकार के ऊपर, जो दोनों ही सरकारें रही हैं। इनफैक्ट विजय माल्या ने जब लोन लिया है, जब वो भागा है, दोनों सरकारों के ऊपर सवाल बनता है। कुछ लोग ये बातें करने लगे कि विजय माल्या कितना ज़्यादा इनोसेंट है। लोगों ने मीडिया के ऊपर भी सवाल उठाए, मीडिया की नाकामी के ऊपर, कि जहाँ एक बड़ा जर्नलिस्ट नहीं पहुँच पाया, इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स नहीं पहुँच पाए, वहाँ पर एक पॉडकास्टर पहुँच गया, एक यूट्यूबर पहुँच गया। ये सारी चीज़ें जायज़ हैं, ठीक है, लेकिन क्या विजय माल्या ने ये जो क्लेम्स किए हैं अपने इस पॉडकास्ट में, क्या ये सच है या फिर एक केयरफुली प्लान्ड सेटअप था उसकी इमेज को क्लीन अप करने का? क्या वो ये चीज़ कर रहा था यहाँ पर? आज आपको इस वीडियो में ये सब कुछ बताने वाले हैं। और दोस्तों, पहली चीज़ तो ये कि भारत की जनता इतनी नादान नहीं है जहाँ तक हम समझते हैं। इतनी नादान बिल्कुल भी नहीं है कि ये ना समझती हो कि एक अक्यूज्ड या एक कल्प्रिट, एक गुनहगार कैमरा के सामने बैठ के, एक सॉफ्ट स्पोकन इंटरव्यूअर के सामने बैठ के, अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, अपनी कंफर्टेबल प्लेस में, एक दूसरे ही देश में जहाँ पे उसको कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पे वो लंबे समय से बेखौफ घूम रहा है, ऐसी जगह पर, और वो भी बिना किसी एक भी हार्ड सवाल के पूछे, कोई भी काउंटर क्वेश्चनिंग, उससे हार्ड काउंटर क्वेश्चनिंग नहीं की जाती है, और स्टिल वो अपना गुनाह कबूल कर ले। वो बोल दे कि हाँ मैं चोर हूँ, या मैंने इतना बड़ा एक गुनाह किया है, मैं हज़ारों रुपया करोड़ों रुपया आपका लेके भागा हूँ। तो इतनी नादान तो नहीं है भारत की जनता कि ये समझ जाए कि ये मान ले कि विजय माल्या इनोसेंट है। खैर, आज इस वीडियो में आपको विजय माल्या के हर एक दावे को जो उसने उस पॉडकास्ट में किया है, उसे कोर्ट की फाइंडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स से लेकर लीगल डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, उन सब के अकॉर्डिंगली देखा जाएगा कि आखिर ये कितना सच है और कितना झूठ है, किन किन लोगों की गलती है। क्या वाकई किंगफिशर के एम्प्लॉयज़ को जो इसने सैलरी नहीं दी विजय माल्या ने, और सिर्फ सॉरी बोल दिया, लेकिन ये चीज़ें क्यों नहीं बताई गई उस पॉडकास्ट में विजय माल्या के द्वारा कि जो $40 मिलियन उसने अपने तीनों बच्चों के अकाउंट में भेजे थे, वो भी तो सरकार का, वो भी तो कोर्ट का जो ऑर्डर था उसका उल्लंघन था, उसकी नाफरमानी थी। किंगफिशर के एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दी जाती, लेकिन $40 मिलियन अपने बच्चों के अकाउंट में भेजे जाते हैं। आज इसके बारे में आपको बताएंगे। क्या वाकई अरुण जेटली, जो उस समय पर फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्या वाकई अरुण जेटली ने मदद की थी माल्या की, या फिर माल्या के दोनों ही पार्टीज़ में, कांग्रेस बीजेपी में, किन किन नेताओं से क्या संबंध थे, किन लोगों ने उसकी मदद की है, या फिर ये सिर्फ एक ओवरऑल ब्लेम गेम है माल्या का? ये भी आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर कितनी सच्चाई है माल्या के इस दावे में कि मैंने बैंक से $1 भी अपने लिए नहीं लिया। क्या ये सच है? दूसरी चीज़, भागने का जो केस है माल्या का पूरा, इसकी जो एग्जैक्ट डेट थी, माल्या का कहना है कि ये मेरी एक प्री स्केड्यूल विजिट थी, ये पहले से तय था कि मुझे इस दिन पे जाना है और मैं तो बता के गया था। क्या बता के गए थे? कि आप भागने वाले हैं, या आपको पता था कि अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेशी है, बैंक्स जो हैं वो जाने वाले हैं कोर्ट के अंदर, आपका एक प्रॉपर सीज आपका पासपोर्ट करने के लिए, ये आवेदन लेकर, आपको गिरफ्तार करने का आवेदन लेकर? क्या ये सब आपको नहीं पता था? सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो आपके लॉयर्स लगे हुए थे, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, सारी चीज़ें आज आपको पता चलेंगी इस वीडियो में। सारे क्लेम्स जो हैं उनको इन्वेस्टिगेट करके आज ये आपके लिए वीडियो लाया गया है। प्लीज़ इसे ज़रूर पूरा देखिएगा और शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। दूसरी चीज़, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं माल्या के इस पूरे पॉडकास्ट के बारे में, प्लस इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या व्यू पॉइंट बनता है। टेलीग्राम पर हमारा एक चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे कई सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती हैं। कोई बातचीत, कोई क्वेरीज़ हैं, इंस्टाग्राम पर आइए, वहाँ पर हम बातचीत करेंगे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो क्लेम्स की शुरुआत करें उसके पहले एक ओवरव्यू आप समझ लीजिए माल्या के इस पूरे केस का, प्लस इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको यहाँ पर पता चलेंगे। देखिए, माल्या ये जो कह रहा है पॉडकास्ट के अंदर कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर जेटली जी से मिलकर गया था, यहाँ पर मैंने ऑफ़र किया था बैंक के साथ सेटलमेंट करने के लिए, ये सिर्फ इस पॉडकास्ट में नहीं कहा है। अगर आप इस केस को माल्या के फॉलो कर रहे हो लगातार में, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जो फ्रॉड का केस है, फर्जी लोन लेने का ये जो पूरा केस है ओवरऑल, ये सिर्फ उसके भागने का केस नहीं है। केस शुरुआत वहाँ से हुई है, जो पैसा हमें रिकवर करना है, वो फर्जी लोन उसने लिए हैं, उस चीज़ का है।
ये जो इसका स्टेटमेंट है ये लगातार रिपीट करता है, ना सिर्फ इस पॉडकास्ट में बल्कि 2018-2020 जब भी इसकी कोर्ट में लंदन में पेशी हुई है, कोर्ट से बाहर निकलकर उसका स्टेटमेंट होता है, आई मेट द फाइनेंस मिनिस्टर बिफोर आई लेफ्ट, रिपीटेड माई ऑफर टू सेटल विद द बैंक्स। तो ये लगातार उसने अपना एक स्टेटमेंट बना लिया है जो हर बार उसे मीडिया के सामने बोलना है। नाउ मेन चीज़ समझनी ये ज़रूरी है कि आखिर ये केस है क्या। देखिए, केस ये नहीं है कि ये भाग गया यहाँ से, उसके पहले जो उसने फर्जी लोन लिए हैं। इंडिया का जो केस है, 3 उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं जो माल्या की डिसऑनेस्टी को यहाँ पे पूरी तरह से बताते हैं, उसके फर्जीपन को बताते हैं। पहला है मिस रिप्रेजेंटेशन टू वेरियस बैंक्स टू अक्वायर लोन्स। उसने लोन लेने के लिए 17 जो अलग अलग कंसोर्टियम था बैंक्स का, जिसमें SBI हेड था, लीड कर रहा था उस कंसोर्टियम को, उसने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का कंपनी के, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को गलत दिखाया है और उसके बेसिस पर उसने लोन्स लिए हैं। उसके बाद लोन लेने के बाद मिसयूज़ ऑफ द लोन्स, लोन का जो अमाउंट इसको मिला, जो उसने कहा कि मैंने एक भी पैसा कभी भी नहीं लिया लोन का जो बैंक से, वो जो अमाउंट आया है उसने उसको मिसयूज़ किया है। आगे इसके प्रूफ्स आपको बताएंगे यहाँ पे। तीसरी चीज़ है, लोन लेने के बाद उसको मिसयूज़ करने के बाद जब बैंक्स ने लोन चुकाने की बात आती है, जब लोन चुकाने के लिए कहा गया, तो जो उसका कंडक्ट रहा है अभी तक सालों तक, कंडक्ट मतलब जो वो भागा है यहाँ से, पूरी लीगल प्रोसीडिंग को भी बहुत एक तरह से उससे डॉज करके भागा है यहाँ से, भारत से। तो ये 3 तरह के अलग अलग केस हैं जो इंडिया के तरफ से इस पर लगाए गए हैं, लेकिन इस पर वो माल्या कभी बात ही नहीं करता है। आपने हमेशा देखा होगा वो सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जिनको बताता रहता है, और उसके बाद जो क्लेम उसने किए हैं उनको भी आज यहाँ पर ब्रेकआउट करने वाले हैं, एक्सपोज करने वाले हैं। खैर, ये सच है कि माल्या जो है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही पार्टी माल्या का जब भी केस सामने आता है, जब उसका नाम सामने आता है, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती रहती हैं। एक कहती है कि आपके समय पर उसको लोन्स मिले, दूसरी कहती है कि आपके समय पर वो भागा था। लेकिन ये बात फैक्ट है और ये सच है कि दोनों ही पार्टीज़ ने माल्या को उसके वेरियस स्टेजेस पर, उसके सक्सेस के या फिर उसकी क्राइसिस के मदद की है। कहीं ना कहीं से ये चीज़ें दिखती हैं सामने। आप चाहे राज्यसभा की उसकी एंट्री से देख लीजिए, उसकी राज्यसभा में 2002 में कर्नाटका से वो MP बना था, सांसद बना था। उस समय पर कांग्रेस और JDS के सपोर्ट के साथ में उसको सांसद बनाया गया था। उसके बाद 2010 में जब दोबारा से सांसद बना, तब BJP और JDS का सपोर्ट था, तब सांसद बना। उसने जिस तरह से पॉडकास्ट में बताया कि क्यों उसको पॉलिटिक्स में रखा जाता था और वो ये सोचता था कि जब भी ये इलेक्शंस का दौर आए तब मैं भारत से कहीं बाहर ही निकल जाऊं, ये इसलिए है क्योंकि जो उसने बताया कि मुझे बेसिकली फंड्स के लिए यूज़ किया जाता था। देखिए, 3 जो उसने चीज़ें बताई, पहला लिकर यानी कि शराब, फंड्स यानी पैसा, और व्हीकल्स, कार्स, वाहन। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में जो भारतीय चुनाव है उसमें पैसा, शराब और वाहनों का किस हद तक यूज़ किया जाता है, किस हद तक इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो किसी को ना पता हो, और माल्या को शायद इसीलिए यूज़ किया जा रहा हो लगातार उसकी रिसोर्सेज को। खैर, सेकेंड चीज़, बहुत ही एक अनसेंसर्ड तरीके से यहाँ पे आज बातचीत की जाएगी। आपको बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से हुई हैं उस तरह बताया जाएगा। खैर, माल्या की जो किंगफिशर एयरलाइंस थी, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। 2005 में शुरुआत की, ठीक है। 2005 में शुरुआत होने के बाद में जल्दी से जल्दी एक्सपेंड करने की एक जल्दबाजी जो उसको थी, उस एक्सपेंड करने की वजह से 2009 से ही सिर्फ 4 सालों के अंदर ये जो किंगफिशर एयरलाइंस थी लॉसेस में चल रही थी। उसका पूरा एक जो स्ट्रक्चर था वो बिगड़ चुका था, लॉस में बुरी तरह चल रही थी। इसके बावजूद 17 बैंक्स के जो कंसोर्टियम से उसको 7,000 करोड़ रुपए का जो लोन दिया गया है, जिसमें SBI सबसे अव्वल नंबर पे था, SBI लीड कर रहा था उस समय पर उस कंसोर्टियम को, 17 बैंक्स के 7,000 करोड़ से ज़्यादा का जो उसको लोन दिया गया है। एक लॉस में जाती कंपनी को आपने इतना बड़ा लोन दिया, क्या ये बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के या बिना किसी पॉलिटिकल मिली भगत के सपोर्ट के संभव है? ये आप खुद बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर सारे बैंक सरकारी थे, ये भी आपको बता दें। 17 के 17 बैंक में से कई सारे ऐसे बैंक्स थे जो सरकारी थे। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें पॉलिटिकल जो उसकी एक तरह से मिली भगत है माल्या के साथ, जो उसको लगातार सपोर्ट मिलता आया है, वो कौन स्पेसिफिक लोग हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तभी हो पाएगी जब उसको यहाँ लाया जाएगा, एक्सट्रेडिशन किया जाएगा। और क्या पता एक्सट्रेडिशन लगातार टाला इसीलिए जा रहा हो कि कई ऐसे लोग, नामी लोग मौजूद हों इस पूरे स्कैंडल में, इस पूरे स्कैम में, जिनका नाम अगर उजागर हुआ तो उनके लिए दिक्कत होगी। खैर, एक और बहुत बड़ी अजीब बात ये थी कि जिस दिन बैंक्स ने DRT में, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, जब वहाँ पे माल्या के अरेस्ट के लिए उसके पासपोर्ट को सीज करने की बात जब करी थी, उसी दिन वो देश छोड़कर चला गया था। यानी आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी हो चुका है कि अगली पेशी इस दिन है।
बैंक्स जो हैं वो उसके पासपोर्ट को सीज करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो देश से भाग जाता है। ये कहाँ से प्री स्केड्यूल विजिट हुई? ये एक प्रॉपर प्लान्ड विजिट हुई उस तरह की कि आप इस दिन देश से भागने का सोच रहे हैं, डॉज करने का सोच रहे हैं, पूरी लीगल प्रोसीडिंग्स को, पूरे लीगल मैटर्स को। खैर, विजय माल्या को जो पहला लोन था वो 2004 में मिला था, इसके बाद 2008 में मिला। उसके कंपनीज के जो सारे एसेट्स थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उन्हें डिक्लेयर करने के बावजूद उसे 2010 में उस पूरे लोन के स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर कर दिया जाता है। पूरा लोन को रीस्ट्रक्चर कर दिया गया 2010 में, एनपीए डिक्लेयर होने के बावजूद भी। ये एक बड़ी बात है। यहाँ से भी पॉलिटिकल कनेक्शंस जो है माल्या के वो सामने आते हैं। नाउ जो दोनों पार्टीज़ हैं एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाती आती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप संबित पात्रा ने, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने लगाया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय वो नाम लेकर लगाया था। तो इसको यहाँ पे बताना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब आप नाम लेकर किसी पर आरोप लगा रहे हो, सामने वाली पार्टी अगर उस पर काउंटर कर रही है तो वो क्या कह रही है, और अगर काउंटर नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे काउंटर उस तरह से नहीं किया गया, तो क्यों ये स्टेटमेंट बताना ज़रूरी हो जाता है। संबित पात्रा ने कहा था, कांग्रेस के समय 2004 से 2014 तक जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने माल्या को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर दबाव डालकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी दिलवाया और बैंक्स ऑफिशियल्स को यूनाइटेड ब्रूअरीज, जो माल्या की कंपनी थी, माल्या के पिताजी ने उसको, विठल माल्या ने शुरू किया था, यूनाइटेड ब्रूअरीज को से मिलने के लिए उन ऑफिशियल्स को कहा था जो बैंक के थे, उनको ऑर्डर दिया था कि आपको जाके इनसे मिलना है। संबित पात्रा के मुताबिक मनमोहन सिंह जी के कहने पर किंगफिशर एयरलाइंस को बेल आउट पैकेज दिया गया था। इनफैक्ट उस समय पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी माल्या के अकाउंट्स को अनफ्रीज करने के लिए उन पर दबाव डाला गया, इसलिए वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी नरमी दिखाई। ये सारी चीज़ें बोली गई हैं, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो आप देखिए कि मिली भगत जो पॉलिटिकल है वो तो ज़रूर है इस केस के अंदर। खैर, दोनों ही पार्टी इन्वॉल्व थी, नो डाउट अबाउट इट, दोनों ही पार्टी इन्वॉल्व थी, लेकिन माल्या का जो बचाव है वो भी शायद लगातार इसीलिए अभी तक हो रहा है क्योंकि पॉलिटिकल नेक्सस एक बहुत बड़ा इसमें शामिल है। खैर, ओवरऑल जो माल्या का केस है, जो उसको एक्सट्रेडिशन करने का एक लगातार प्रोसेस लंदन में चल रहा है, उसका एक ड्रामा हुआ सडनली। 2020 की ये बात है, एक एक्सट्रेडिशन ड्रामा यूके की एक कोर्ट में, वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुआ। वहाँ पे बेसिकली ये था कि पॉइंट ये है, देखिए आप पॉडकास्ट पे कुछ भी बातें कर लें, बाहर मीडिया के सामने कोई भी स्टेटमेंट दे दें, माल्या की बात हो रही है, लेकिन कोर्ट में जो आपके लॉयर होते हैं, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके पास ही अगर बोलने को कुछ नहीं बचता है तो यानी आप कल्प्रिट हैं, आपने वो चीज़ें की हैं। सामने वाला लॉयर आपके ऊपर पूरी तरह से आप बता रहा है कि आपने भाई इस तरह से ये चीज़ें गलत की थी। हुआ क्या यहाँ पे, माल्या की एक्सट्रेडिशन अपील जो थी, इसकी सुनवाई यहाँ पे वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी लंदन में। भारत की तरफ से जो लॉयर थे उनका नाम था मार्क समर्स और माल्या की तरफ से लॉयर थे क्लेरी मॉन्टगोमेरी। ताबड़तोड़ बहसबाजी लगातार चल रही थी। सीबीआई, ईडी, इंडियन हाई कमीशन के ऑफिसर्स भी वहाँ पे सारे मौजूद थे, सभी लोग गए हुए थे। माल्या के लिए कहना था भारत की तरफ से, भारत का जो लॉयर थे मार्क समर्स, उन्होंने कहा कि माल्या और किंगफिशर ने 2009 में आईडीबीआई बैंक और एसबीआई से लोन जो लिया है वो झूठे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्शंस के ज़रिए लिया है। अपनी कंपनी के प्रॉफिटेबल प्रोजेक्शंस को गलत दिखाया, फर्जी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्शंस दिखाए। दूसरी चीज़, कंपनी के प्रॉफिट्स को, उनके लॉसेस के बारे में बैंक्स को नहीं बताया था, ना ही आईडीबीआई ना ही एसबीआई, जो 17 बैंक्स का कंसोर्टियम था उसको भी नहीं बताया गया था। यहाँ पे पूरी तरह से इसको डिसऑनेस्ट प्रूफ किया गया। लेकिन सामने से दूसरी तरफ जब माल्या के लॉयर की बारी आई, मॉन्टगोमेरी की, उन्होंने क्या कहा, इस चीज़ पर कोई सामने बयान नहीं आया। उनका बयान किस चीज़ पर आया कि माल्या इसलिए लोन नहीं चुका पाया माय लॉर्ड क्योंकि उस समय पर एक जेन्युइन बिजनेस फेलियर था, सच में उसको लॉस हुआ था। उसकी कंपनी, एविएशन की जो इंडस्ट्री थी उस समय भारत में चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए बस वो लोन नहीं चुका पाया। भाई केस क्या है, केस है कि आपने फर्जी दस्तावेज, अपनी फर्जी डॉक्यूमेंट्स, अपनी फर्जी कंपनी की प्रोजेक्शन की बैंक्स के सामने। और मेन बात बड़ी यहाँ पे सामने ये भी आती है कि अगर फर्जी प्रोजेक्शन की गई है बैंक के सामने और बैंक ने अगर उसको मान लीजिए नहीं ढंग से चेक किया, वेरीफाई किया है, तो क्या सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या ये इसलिए था कि किसी एक बहुत बड़े मंत्री का या कई सारे बहुत बड़े मंत्रियों का और दोनों ही पार्टीज़ के यहाँ पे सामने दबाव था, प्रेशर था, इसलिए बैंक्स ने इस तरह से काम किया। खैर, ये जो केस था ये पूरी तरह से फर्जी लोन का है, मतलब कि माल्या ने फर्जी लोन लिए। अच्छा, अब सीधा यहाँ तक बात हुई इन सारे फैक्टर्स की। अब आते हैं माल्या के इस पॉडकास्ट के क्लेम्स पर। ये जो इसने क्लेम किए हैं, कम से कम 7 से 8 जो क्लेम्स हैं ना, इनको अब एक्सपोज किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। स्क्रीन पर जो आपको बैचेस दिख रहे हैं यूपीएससी सीएससी के लेटेस्ट बैचेस हैं स्टडी आईक्यू के, जो कि अभी स्टार्ट होने वाली हैं क्लासेस।
स्टडी आईक्यू आपकी यूपीएससी की जर्नी को हमेशा से मजबूत और आसान बनाता हुआ है, आपके सफ़र में आपके साथ खड़ा रहता है, बेस्ट गाइडेंस मिलता है आपको, बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ पढ़ने का मौका मिलता है। जो कोर्स है इसका जो प्राइस है आपको दिख रहा है, इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप विजय लाइव कोड लगाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के जाइए, वहाँ पे लिंक है, क्लिक कीजिए, परचेज़ कीजिए अपना कोर्स और यकीन मानिए अपनी तैयारी को मजबूत तो बनाएंगे। हमारी बहुत सारी विशेज़ आपको मिलेंगी, बेस्ट विशेज़। तो अब शुरुआत करते हैं अपने एपिसोड की। तो आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। पहला क्लेम माल्या का, मैंने पर्सनली एक पैसा नहीं लिया, लोन्स किंगफिशर के लिए थे। ये पहला क्लेम है। माल्या कह रहा है कि उसने कभी भी एक सिंगल पेनी, एक सिंगल रुपी जो है वो नहीं लिया बैंक से, लोन ऐसा कुछ भी अपने लिए नहीं लिया। उसने लोन लिया, किंगफिशर एयरलाइंस ने लोन लिया है। उसका कहना है कि वो बस एक गारंटर था। ठीक, उसने ये भी कहा कि जो 9,000 करोड़ रुपए का डेप्थ फिगर है, डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है, डीआरटी जो है, उसके सर्टिफिकेट में साफ लिखा है कि जो डेप्थ फिगर है वो 6,203 करोड़ का है। तो ये 9,000 करोड़ का फिगर सामने कहाँ से आ गया, ये माल्या का बेसिकली कहना है। उसने कहा है कि 6,203 करोड़ का ये डेप्थ फिगर डीआरटी में लिखा है, प्लस इंक्लूडिंग 11.5% उस पर इंटरेस्ट है। बेसिकली वो बोल रहा है कि मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ, इन्होंने तो मेरा डेप्थ फिगर भी गलत दिखाया है, और दूसरी चीज़ मैंने तो एक पैसा नहीं लिया है। नाउ टेक्निकली यस, जो लोन था वो किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया गया था, लेकिन गारंटर कौन था? विजय माल्या। लीगली कौन रिस्पॉन्सिबल है? विजय माल्या। इतनी सी चीज़ मतलब ये समझना क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है? गारंटर है विजय माल्या, लीगली बाउंड है विजय माल्या। एयरलाइन अगर डिफ़ॉल्ट करती है तो कौन रीपे करेगा? विजय माल्या, जो कि लिखित में है, जो डॉक्यूमेंटेशन है। स्टिल अगर ऐसी बात सामने आती है खुद को इनोसेंट दिखाने के लिए, बेचारा मासूम दिखाने के लिए, हंसी का पात्र बन रहे हैं आप। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने, भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सीबीआई, ईडी ने क्लियरली बोला है कि माल्या अकाउंटेबल है सारे डेप्थ के लिए, क्योंकि गारंटर वही था। और ये 9,000 करोड़ का जो फिगर है ना, ये बेसिकली ये ओवरऑल प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है उसका टोटल है, जो टाइम के साथ लगातार बढ़ा है। आपने लगातार इतने टाइम इवेड किया है, एक तरह से निकाले हैं, सालों साल भगौड़े रहे हैं आप भाग चुके हैं यहाँ से। तो ये जो लगातार फिगर है वो बड़ा है। डीआरटी का जो फिगर है जो 6,203 करोड़ रुपया है, वो सिर्फ एक बेस अमाउंट है, लेकिन लगातार टाइम के साथ जो इंटरेस्ट और पेनल्टीज़ लगती गई हैं आपके ऊपर, उसके बाद ये फिगर जो है वो यहाँ तक पहुँचा था। खैर, इसके अलावा छोड़िए इस फिगर को, मैं कहता हूँ अगर आप कह रहे हैं कि आपने एक भी पैसा नहीं लिया, तो उस 900 करोड़ रुपए का क्या, जो आपने आईडीबीआई बैंक का जो आपको लोन मिला, उस पैसे को आपने अब्रॉड में अपनी प्रॉपर्टीज़ को रेंट करने के लिए, प्रॉपर्टीज़ बाय करने के लिए, अलग अलग एसेट्स लेने के लिए यूज़ किया था। मतलब अगर पैसा चुकाना है तो वो किंगफिशर एयरलाइंस ने लिया था, पैसा उड़ाना है तो मैं उड़ाऊंगा, विजय माल्या उड़ाएगा। हास्यास्पद बात है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि क्लेम इस तरह के किए जा रहे हैं। तो खैर, 900 करोड़ रुपए, ये ऑफिशियल है, सीबीआई ईडी का एलिगेशन है, ये साफ तौर पर सामने आया है कि माल्या ने डाइवर्ट किया 900 करोड़ रुपए को आईडीबीआई बैंक से जो लोन लिया गया था उसमें से, जिसको अब्रॉड में प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए यूज़ किया गया, रेंट करने के लिए प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया गया। और ये शो हुआ, यहाँ पे सामने आया कि उसने स्पिन ऑफ किया है यहाँ पे सारे के सारे फंड्स को। एविडेंसेज हैं हमारी इंडियन अथॉरिटीज़ के पास इसके। तो ये जो मैं बस गारंटर था, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो नैरेटिव है ना, ये यहाँ पे नहीं चलेगा और यहाँ काम नहीं करने वाला है। गारंटर होने का मतलब है कि आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज़ की, आपको ओन करनी पड़ेगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और प्लस जो डाइवर्जन ऑफ फंड्स हैं, इसके जो प्रूफ सामने आ रहे हैं, तो इसकी आपकी पर्सनली आपका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे साफ साफ दिखता है। दूसरा क्लेम विजय माल्या का कि मैंने अरुण जेटली को बताया था बिफोर लीविंग इंडिया इन 2016, मैं उनको बता के निकला 2016 में। ये तो और मेरी पहले से ही ट्रिप थी, प्री स्केड्यूल ट्रिप थी। माल्या का बेसिकली ये कहना है कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, उसने ये बताया था अपनी लंदन जेनेवा ट्रिप के बारे में। एक मिनट, पर क्या आपने ये बोला था कि मैं भागने वाला हूँ, मैं भगौड़ा घोषित होने वाला हूँ, मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ तो वापस नहीं आऊँगा, जितना पैसा है वो सब अब रफा दफा कर दो क्योंकि मैं तो निकलने वाला हूँ? क्या आप ये बोलकर निकले थे? आपने यहाँ पे उन्हें लंदन जेनेवा ट्रिप के बारे में बताया था, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं सामने। आपने ये कहा, विजय माल्या का कहना था कि उसने ये भी रिक्वेस्ट किया कि मैंने सेटलमेंट बैंक के साथ में करने का भी यहाँ पर रिक्वेस्ट किया था। किस फिगर पर? ये बताया कभी आपने कि आप किन फिगर्स पर, जो ओवरऑल आपका एक 9,000 करोड़ रुपए का जो पूरा अमाउंट था,
आप उसके आधे से आधा पैसा भी नहीं देना चाह रहे थे। कैसे बैंक्स मान जाएंगे? ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर्स के बैंक हैं। किसे पागल बना रहे हैं, किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लगातार। खैर, विजय माल्या ने ये कहा बहुत ही सफाई से पॉडकास्ट के अंदर कि मैं अरुण जेटली से मिलके गया था। पहले उन्होंने मानने से मना कर दिया, लेकिन बाद में एक कांग्रेस के एमपी ने वहाँ पे क्योंकि देख लिया, तो उन्होंने जब काउंटर किया कि हाँ मैंने देखा था अरुण जेटली को मिलते हुए विजय माल्या से। बाद में अरुण जेटली ने कहा कि एक फ्लीटिंग मीटिंग हुई थी, मतलब एक आते जाते में अचानक से मीटिंग हुई थी जहाँ पे माल्या ने कहा था कि हाँ वो जाने वाला है, वो जा रहा है कहीं पे। माल्या बेसिकली ये बोल रहा है कि मैंने ओपनली कहा था कि मैं जा रहा हूँ, और दूसरी चीज़ इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये मेरी प्री स्केड्यूल विजिट थी, ये तो मुझे जाना ही था, पहले से ही सबको पता था इसके बारे में। आपने पहली बात किसी को बताया नहीं कि आप भागने वाले हैं। दूसरी बात, अरुण जेटली ने 2018 में एक क्लैरिफाई कर दिया था, ये बताया उन्होंने जब बिल्कुल ये चीज़ सामने है कि एक संसद के ही मेंबर थे जिन्होंने देखा था माल्या को जेटली के साथ मिलते हुए। उनके बोलने के बाद अरुण जेटली का बयान सामने आया था जब उन्होंने कहा कि हाँ एक ब्रीफ मीटिंग हुई थी, छोटी सी मीटिंग हुई थी माल्या के साथ पार्लियामेंट में, जहाँ माल्या ने कहा था कि वो कुछ सेटलमेंट करना चाहता है बैंक्स के साथ में। लेकिन लगातार क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये बैठ के एक डिटेल मीटिंग इस पर होनी चाहिए थी। माल्या क्या प्रॉपरली गया था एक अपॉइंटमेंट लेकर प्रॉपर बैठने के लिए, जेटली के साथ एक मीटिंग करने के लिए, या बाकी बैंक अथॉरिटीज़ के साथ एक मीटिंग करने के लिए भारत से भागने से पहले? बाद में जो वो क्लेम्स आ रहे हैं कि मैंने SBI के चीफ को भी, हेड को भी कहा हैदराबाद में कि मीटिंग करते हैं, मैं चुकाने के लिए पैसा तैयार हूँ। भारत में रहते टाइम पे आपने क्या किया था? खैर, ये जो पॉलिटिकल नेक्सस है वो यहाँ पे साफ दिखता है। इससे कोई इनकार नहीं है कि माल्या को भागने में किसी पॉलिटिशियन ने मदद नहीं की, या कई सारे पॉलिटिशियंस ने मदद नहीं की, क्योंकि 2 मार्च 2016 को माल्या इंडिया से निकला है, यहाँ से भागा है। एक दिन बाद ही बैंक्स ने सुप्रीम कोर्ट में उसके अरेस्ट और पासपोर्ट के सीज के लिए प्ली डाली थी। प्लस CBI ने अक्टूबर 2015 में, आप ये देखिए 2016 में भागा है, अक्टूबर 2015 में, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 महीने तो पहले ही एक लुकआउट नोटिस इशू किया था माल्या के ऊपर कि भाई ये जो है इसको भारत से भागने नहीं दिया जाएगा, भारत से भागे नहीं, इस वजह से इसके ऊपर एक लुकआउट नोटिस इशू होगा, जो कि ब्लॉक नोटिस था, यानी कि इसको पूरी तरह ब्लॉक किया जाएगा, रोका जाएगा भारत से भागने से। लेकिन एक महीने के बाद ही नवंबर 2015 में ये जो लुकआउट नोटिस था उसको रिपोर्ट नोटिस में चेंज कर दिया जाता है। CBI का कहना था उस समय पर कि एक टेक्निकल मिस्टेक है, एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये सामने दिख रहा है, ऐसा ये जो लिखित कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाता है ये है। बट कोई इस पे दो राय नहीं है, या एक तरह से आप देखिए कि इसमें कोई सेकंड थॉट आता नहीं है कभी दिमाग में कि ये इंटेंशनली नहीं किया गया होगा, या किसी के दबाव में, प्रेशर में नहीं कराया गया होगा। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जो खुद एक बहुत बड़े लीडर हैं, पॉलिटिशियन है, उन्होंने खुद कहा, साथ में कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स ने कहा कि एलिज किया यहाँ पे कि डेलिब्रेटली किया गया था ये सारी चीज़ें। ये बात फैक्ट है कि दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर लगातार माल्या केस में आरोप लगाती हैं। माल्या का जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था जो जब्त नहीं किया गया था, जबकि इतना बड़ा फ्रॉड करके बैठा था एक शख्स देश के अंदर, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट स्टिल उसके पास में था, उसका एक सडन डिपार्चर जो था, ये तो नहीं बताता है कि एक प्री स्केड्यूल्ड उसकी विजिट थी। सिर्फ ये एक प्रॉपर प्लानिंग थी माल्या की भारत से भागने की। इस दिन इस टाइम पे वो भागेगा, उसको नोटिस के बारे में भी पता था, हर चीज़ के बारे में पता था, CBI ने जो चेंज किया है उसके बारे में भी उसको पता था, और ये सारी चीज़ें थी बेसिकली, इसीलिए माल्या यहाँ से भागा है। खैर, एक पॉलिटिकल नेक्सस है इसके पीछे, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। माल्या का भी यही कहना है बार बार, इसलिए वो सिर्फ इसी चीज़ को अपना एक मुद्दा बना रहा है, एक पावर अपनी बना रहा है, एक पावर स्टेटमेंट अपनी बना रहा है, जिससे वो खुद को इनोसेंट साबित कर सके। लेकिन कभी वो बात नहीं करता कि उसने कितने जो अपने प्रॉफिट प्रोजेक्शंस थे कंपनी के, वो गलत दिखाए थे बैंक्स को लोन लेते समय पर। उसका अगला स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट, कि मैं चोर नहीं हूँ, प्री स्केड्यूल विजिट पे गया था और वापस नहीं आया कुछ वैलिड रीजंस की वजह से। माल्या का कहना है बेसिकली कि वो चोर नहीं है, वो भारत से भागा नहीं है। उसका कहना है कि वो ही जस्ट लेफ्ट, मैं बस चला गया, एक पहले से मेरी विजिट थी स्केड्यूल मार्च 2016 में, उसकी तहत में गया यहाँ से, और मैं वापस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अनफेयर ट्रायल्स होंगी मेरे ऊपर। डिटेंशन, जो बैड डिटेंशन कंडीशन है भारत के अंदर, वो किसी से छुपी नहीं है। यूके का एक कोर्ट, यूके कोर्ट को साइट करता है यहाँ पे, उसका स्टेटमेंट बताता है यूके कोर्ट का कि इंडियन डिटेंशन जो है कंडीशंस वो वायलेट करती हैं यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, ECHR को। मतलब ECHR तक को ये सामने बीच में ले आता है। उसने कहा कि यूके की जो कोर्ट है
वो ये मानती हैं कि इंडिया की डिटेंशन कंडीशन वर्स्ट हैं, बेकार हैं। सेम चीज़ आपको पता है किसने यूज़ की थी? ये जो सेम स्टेटमेंट हाल ही में जिसको हम लाए हैं ना घसीट कर, तहव्वुर राणा, 26/11 का आतंकी ही कहा जाएगा उसको। डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी, 177 मासूमों को मारा था यहाँ पे भारत में लश्कर तैयबा के इन 10 आतंकवादियों ने, उनकी मदद की थी तहव्वुर राणा ने, जिसको यूके से ही हम घसीट कर लाए हैं यहाँ पर। सेम स्टेटमेंट दिया था उसने भारत में एक्स्ट्राडिशन ना होने के लिए अपनी यूके में अदालत के अंदर। उसने भी यही कहा था वहाँ पे बहुत ही बैड डिटेंशन कंडीशन है, मुझे तो और ज़्यादा वहाँ पे टॉर्चर किया जाएगा, भारत नहीं जा सकता। यूएचआरसी यूनाइटेड ये जो यूरोपियन EHRC यूरोपियन कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स है, उसके तहत यूके कोर्ट तो डिनाई कर देना चाहिए भारत में को भेजने से। सेम चीज़ें ये लगातार रिपीट करते हैं, भारत से क्राइम करेंगे, भारत में क्राइम करेंगे, बाहर जाके इस तरह की दलीलें देंगे जैसे कि बिल्कुल निर्दोष हैं। खैर सेम चीज़ यहाँ पे माल्या ने भी की। लेकिन अब ये जो EHRC वाला आर्ग्यूमेंट है, इस पर आप देखिए यूएस की जो कोर्ट है 2020 में ही एक्स्ट्राडिशन को अप्रूव कर दिया गया था, ऑलमोस्ट अप्रूव्ड है। जस्ट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है, लीगल मैटर है कॉन्फिडेंशियल, जिसकी वजह से इसे डिले किया जा रहा है। अब ये लीगल कॉन्फिडेंशियल मैटर क्या है, ये क्या पता सरकारों के ऊपर बात ना आए या किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के ऊपर बात ना आए, इस वजह से ये लीगल मैटर सामने आ रहा है। ऐसी कोई भी डिटेंशन कंडीशंस के बारे में यूके की कोर्ट ने मेंशन नहीं किया माल्या के केस में। माल्या ये जो बता रहा है यहाँ पे ECHR का एक स्टेटमेंट दे रहा है, अपना दलील दे रहा है, ये दूसरे केसेस से को देख कर दे रहा है। इसके लॉयर ने उसको बताया हुआ है कि दूसरे केसेस में ऐसी ऐसी बात कही जाती है भारत में भेजने से पहले एक्स्ट्राडिशन में, तुम यही बोलना सबके सामने। तो यही वो कर रहा है। अगला क्लेम है माल्या का कि मैंने किंगफिशर एम्प्लॉयज़ से माफ़ी मांग ली है और सैलरी नहीं दे सका क्योंकि कोर्ट ने और बैंक ने मुझे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी है बहुत सारी, और यही वजह है कि मैंने सिर्फ उनसे माफ़ी मांगी, मैं उनकी सैलरी नहीं दे पाया। इसे बहुत ही इनडेप्थ में जाके एक बार एक्सपोज करते हैं, आपको बताते हैं। माल्या का कहना है कि भाई किंगफिशर एम्प्लॉयज़ को मैंने जो सैलरी है वो नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि कोर्ट और बैंक के रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके एसेट के ट्रांसफर्स को लेकर। वो पैसा ज़्यादा यहाँ से वहाँ नहीं भेज सकता है बेसिकली, है ना। विजय माल्या के एम्प्लॉयज़ जिन्हें सैलरी नहीं दी गई, इसका बहाना बनाया उसने कि कर्नाटका हाई कोर्ट और बैंक्स ने रोक लगा के रखी है, जो उसके मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, एसेट्स हैं, उनको ट्रांसफ़र या डिस्पोज करने से उसको मना किया गया है। कोर्ट की नाफरमानी होगी अगर आप ये करते हैं तो। लेकिन फिर 2016 में $40 मिलियन माल्या ने चुपके से अपने तीनों बच्चों के खातों में क्यों भेजे? उनको एक ट्रस्ट बना के तीनों बच्चों को क्यों भेजे? ये जो $40 मिलियन थे 2016 में एक डियागियो PLC नाम की एक कंपनी है जो कि ब्रिटिश अल्कोहलिक कंपनी है, वहाँ से एक पेमेंट आया था। पुराना कोई पेमेंट होगा, 2016 में आया, माल्या के जो खातों में आया $40 मिलियन। ज़रा कन्वर्ट करके देखिएगा इंडियन रुपीज़ में कितना होता है। एक बार नहीं, कई बार सारे एम्प्लॉयज़ जो थे ना, उन सब की सैलरी दे दी जाती इसमें। $40 मिलियन का क्या किया माल्या ने? इसे चुपके से अपने एडमंड डी रॉथशाइल्ड स्विस बैंक स्विट्ज़रलैंड में, ये जो इनका अकाउंट था, इसके बारे में बताया नहीं गया था इंडियन अथॉरिटीज़ को माल्या के द्वारा कि स्विस बैंक में एक एडमंड डी रॉथशाइल्ड स्विस बैंक में अकाउंट है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। इस अकाउंट में भेज दिया ये $40 मिलियन को। ये बताया नहीं गया था कभी भी। ये पैसा जो है वो उसने अपने यहाँ से क्या किया, तीनों बच्चे, पहली वाइफ से जो सिद्धार्थ माल्या और दूसरी वाइफ से टीना और लीना माल्या, इन दोनों के अकाउंट्स में एज अ गिफ्ट डीड्स ट्रांसफ़र करवा दिया। $40 मिलियन अगर कैलकुलेट करके देखिए इस समय डॉलर का जो भाव है या उस समय के भाव से भी देख लीजिए, एक एवरेज लगा के कितना होता है। ये पूरा पैसा तीनों जो ट्रस्ट थे इनमें ट्रांसफ़र करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट को जब ये पता चला, जब ये इन्वेस्टिगेशन में पता चला था, सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को 4 हफ्ते के अंदर ये पूरा पैसा वापस करने के लिए कहा था। उसने नहीं किया था। ये पैसा माल्या अपने अनपेड एम्प्लॉयज़ को, जिनसे काम करवाया, जिनसे मेहनत ली, जिनके मेहनत पे, उनके पसीने पर ये जो अय्याशी थी, जो लेविश लाइफस्टाइल था वो चल रहा था माल्या का भारत के अंदर, उन एम्प्लॉयज़ को ये पैसा नहीं दिया क्योंकि वो प्रायोरिटी पे ही नहीं है। प्रायोरिटी पे जो है फैमिली है, बच्चे हैं, और खासकर खुद का पैसा है। कितना भी फ्रॉड कर लो, आपको एट द एंड वही बात है कि अगर उड़ाना है तो माल्या उड़ाएगा और अगर चुकाना है तो किंगफिशर एयरलाइंस ने लोन लिया था भाई जी। तो माल्या का अगला क्लेम है किंगफिशर का जो कोलैप्स हुआ है वो पॉलिटिकल प्रेशर और ब्यूरोक्रेसी की वजह से हुआ है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि
पॉलिटिकल प्रेशर जो आप इसको बोल रहे हैं कि किंगफिशर का कोलैप्स उसकी वजह से हुआ, आपका जो राइज भी रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ इन्हीं पॉलिटिशियंस का, इन्हीं पॉलिटिकल सिस्टम का था, इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स का था। जो आपका राइज लगातार रहा है, जो आपने आरसीबी, जो F1 रेस की जो टीम थी, सारी चीज़ें करी, ये सब इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं रहा था। आपको जो सहूलियतें मिली, जो 7,000 करोड़ का लोन मिला था 17 कंसोर्टियम बैंक से, ये सब इन्हीं ब्यूरोक्रेसी और इन्हीं पॉलिटिशियंस की बदौलत भी था। कहीं ना कहीं इनका हाथ उस टाइम भी था। जो आपने कहा कि किंगफिशर का जो कोलैप्स हुआ वो इन लोगों की वजह से हुआ, उठाने में भी इन्हीं का हाथ था, ये मत भूलिएगा। माल्या ने सीधा सीधा ब्लेम किया यूपीए गवर्नमेंट को, स्पेशली उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी को। उसने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने मुझे डिस्करेज किया जब मैंने उनसे कहा था कि मैं डाउनसाइज करना चाहता हूँ किंगफिशर को, किंगफिशर लॉस में चल रही है, तमाम सारी चीज़ें हैं। उस समय पर उन्होंने मना किया था। दूसरी चीज़ उसने ये कही कि जो एफडीआई रूल्स हैं उनकी वजह से डिले हुआ मेरे एक बहुत अच्छी डीलिंग में, जो कि थी उसकी एतिहाद एयरवेज डील, एक पोटेंशियल डील थी वो डिले हो गई एफडीआई रूल्स की वजह से, जिसकी वजह से मेरी जो एयरलाइंस थी वो कोलैप्स हो गई। रियलिटी ये है कि 2008 में नो डाउट सिर्फ किंगफिशर के लिए नहीं, ओवरऑल इंडिया की जो एविएशन इंडस्ट्री थी उसके लिए टफ समय था। फाइनेंशियल क्राइसिस थी, रेगुलेटरी जो हर्डल्स थे वो एविएशन इंडस्ट्री में देखे जा रहे थे, सिर्फ किंगफिशर के लिए नहीं देखे जा रहे थे उस समय पर। बाकी जो आज हैं एयरलाइंस जो अच्छे से काम कर रही हैं वो उस समय पर भी थी। किंगफिशर जो थी, माल्या के केस में बात की जाए तो किंगफिशर को बिल्कुल हर्ट हुआ इस चीज़ से, समझ गए, नो डाउट। बट माल्या के जो खुद के डिसीजंस थे, जिनमें उसका एक एग्रेसिव एक्सपेंशन, 5 साल करीबन चाहिए आपको इंटरनेशनल फ्लाई करने के लिए। किंगफिशर एयरलाइंस बनाने के बाद में एयर डेक्कन का जो इन्होंने एक एक्वायर किया, एयर डेक्कन को मर्ज किया था, अपने अंदर खरीदा था एक तरह से, 5 साल चाहिए होते हैं। 5 साल तक चलाना पड़ता है, जब तक आप फॉरेन ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, अपनी फ़्लाइट को भारत से कहीं बाहर विदेश नहीं भेज सकते। लेकिन एयर डेक्कन को जो मर्ज किया, उस एक हैवी डेप्थ कंपनी, उस समय पर कर्जा बहुत ज़्यादा था एयर डेक्कन के ऊपर भी उस समय पर, उसको मर्ज किया गया, एक अपनी जो लेविश लाइफस्टाइल थी उसको लगातार चलाया गया। ये सब भी कारण थे किंगफिशर के डूबने के। इनको क्यों छुपाया जा रहा है? जो माल्या ने पॉडकास्ट में कह दिया कि एनरिक इग्लेसियस को अपने बर्थडे पर बुलाया, कोई दिक्कत नहीं, टीम खरीद ली, कोई दिक्कत नहीं, F1 जो रेसिंग टीम है वो खरीद ली, कोई दिक्कत नहीं, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पैसा तो लग रहा था ना वहाँ पे भी, कंपनी में लगा सकते थे, एम्प्लॉयज़ की सैलरी के लिए अलग से फंड बना सकते थे कि कभी क्राइसिस चल रही है कंपनी में, कभी कुछ दिक्कत हो जाए, एटलीस्ट मेरे एम्प्लॉयज़ को तो सही टाइम पर सैलरी मिल जाए, इस तरह का एक फ़ंड बना सकते थे, नहीं बना सकते थे। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। देखिए, नीयत की बात है, नीयत तो ख़राब है ना। दूसरी चीज़, एतिहाद डील की बात की जाए, एतिहाद डील का जो फेलियर था, माल्या बता रहा है कि एफडीआई के रूल्स की वजह से हुआ। लेकिन किंगफिशर बेसिकली सामने ये आता है कि इतने बड़े फाइनेंशियल मेस में थी उस समय पर, इतना बड़ा फाइनेंशियल मेस था कि कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी बड़ी कंपनी मर्ज करने छोड़िए, टच करना नहीं चाह रही थी बिना एक मेजर रीस्ट्रक्चरिंग के किंगफिशर को। जब तक ये अपने पूरे स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर नहीं कर लेते, पुराने जो लोग हैं जो कि लगातार अब एक तरह से निकम्मे हो चुके हैं, उनको हटा के अलग स्ट्रक्चर कंपनी दूसरे इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग ना चले, तब तक कोई इसे टच नहीं करना चाह रहा था उस समय पर। तो एतिहाद डील जो है वो एफडीआई के रूल्स की वजह से नहीं, माल्या के खुद के किंगफिशर के जो स्ट्रक्चर है, मिसमैनेजमेंट उसका है, उसकी वजह से खराब हुई थी। अगला क्लेम माल्या का, मैंने बैंक्स को सेटलमेंट ऑफर्स दिए थे पर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। माल्या का ये कहना है कि उसने 4 सेटलमेंट ऑफर दिए 2012 से 2015 के बीच में, और इनफैक्ट उनमें से एक तो ऐसा था जो कि एसबीआई के जो चेयरपर्सन हैं उनको हैदराबाद में वो जो हैं उनको ये ऑफ़र दिया गया था। लेकिन उन्होंने 14,000 करोड़ की डिमांड की इंस्टेड ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। पहली चीज़ तो इसमें यह कि जो भी माल्या ने ऑफ़र दिए थे, ये साफ तौर पर यहाँ पे ऑफिशियली बताया गया है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के लिए ऑफ़र दे रहा था। कोई भी पेनल्टीज़ जो उस पर लगी हैं, इंटरेस्ट जो लगा है, वो सब कोई उसको भरना नहीं है। एक बहुत बड़ा अमाउंट कट करके अपने अकॉर्डिंगली अपनी कंडीशंस पे ये ऑफ़र दिए गए थे माल्या के द्वारा। सारे ऑफ़र जो थे वो कंडीशन बेस्ड थे, अपनी कंडीशन पे काम करवाना चाह रहा था, फुल लाइबिलिटी किसी भी चीज़ की लेना ही नहीं चाह रहा था, इसलिए ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किए गए। इतना बड़ा मैसिव कट जो है, ये पब्लिक फंड इसमें इन्वॉल्व है। 17 कंसोर्टियम जो बैंक्स थे, ज़्यादातर सरकारी बैंक्स थे। पहली चीज़ तो पब्लिक सेक्टर वाले बैंक्स हैं कई सारे। दूसरी चीज़, पब्लिक का फंड इसमें इन्वॉल्व है। कोई भी बैंक इतना बड़ा कट लेके अपने ऊपर इंटरेस्ट,
अपने ऊपर सारी लाइबिलिटीज़ माल्या की, जो भी उसने अय्याशी की सारे समय, उसका क्यों वो पैसा चुकाएंगे? वो तो चाहेंगे कि जितना पूरा अमाउंट बनता है पूरा ही मिलना चाहिए, पेनल्टीज़ लगा के, इंटरेस्ट लगा के। ये माल्या नहीं चाह रहा था। उसने हर बार जो भी ऑफर्स दिए हैं वो कंडीशनल थे, कभी भी उसने फुल लाइबिलिटी नहीं ली। कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ तक यही बोलते हैं कि ऑफर्स जो थे वो इनसफिशिएंट थे, इस वजह से नहीं लिया गया। और इसके बाद ये बताइए कि सालों तक लगातार आपने जो ऑफर है वो बहुत टाइम बाद दिया ना, सालों तक आपने कॉपरेट नहीं किया इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ में, इंडियन जुडिशल सिस्टम के साथ में। इनफैक्ट जुडिशल सिस्टम को तो इवेट करके आप भाग गए। क्यों आपको भगोड़ा कहा जाता है? इस वजह से कहा जाता है। आप यहाँ से भाग गए। आप लीगल प्रोसीजर उस समय लेना ही नहीं चाह रहे थे, एक अच्छा रास्ता जो आपको दिया गया था। लेकिन जब आप भाग गए यहाँ से, इवेट कर गए, आपको फ्यूजिटिव बता दिया गया कि ये शख्स जो है वो फ्यूजिटिव है, भारत से भागा हुआ है, भगोड़ा है। जब ये टैग लग चुका है तो इसके बाद तो आपसे प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के जरिए ही निपटा जाएगा। आपको एक्स्ट्राडिशन आपका किया जाएगा, उसके बाद प्रॉपर लीगल ट्रायल होगी, तभी आपसे निपटा जाएगा। क्यों किसी चोर या किसी भगोड़े के साथ में भारत डील करेगा? बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे आपके ऊपर डिपेंड नहीं है भारत, ना ही कभी था। अगला क्लेम है, मैं भारत वापस आना चाहता हूं अगर फेयर ट्रायल हो तो। माल्या का कहना है कि ही इज विलिंग टू रिटर्न टू इंडिया इफ एश्योर्ड फेयर ट्रायल। उसने ये बताया है कि डिटेंशन कंडीशन, वही चीज़ें बार बार बकवास, डिटेंशन कंडीशन, पॉलिटिकल टारगेटिंग ना हो मेरी, मुझे फुटबॉल बना दिया गया है, ये उसका स्टेटमेंट है। आप सोच सकते हैं मतलब इतनी इंपॉर्टेंस कोई आदमी, कोई शख्स खुद को कैसे दे सकता है? और वो भी तब जब एक समय पर अगर ये बात सत्य है कि पॉलिटिशियंस ने उसका सपोर्ट किया है, उसको भागने में मदद की है, तो एक समय पर ये भी बात सत्य है कि ये जो पूरी सक्सेस मिली किंगफिशर को, उसके पीछे भी उन्हीं पॉलिटिशियन, उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स का भी हाथ था। उन्हीं की वजह से इतनी रिसोर्सफुलनेस आ रही थी इस पूरी कंपनी के अंदर। खैर, मुद्दे की बात यह है कि माल्या अगर सीरियस होता भारत वापस आने के लिए, तो वो इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ में, मिनिस्ट्रीज़ के साथ में, इतनी एजेंसीज़ हैं उनके साथ में, ईडी, सीबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उनके ऑफिशियल्स के साथ में इंगेज करता, उनको अप्रोच करता। 9 साल के बाद सडनली किसी 4 घंटे के पॉडकास्ट पर आके एक सॉफ्ट स्पोकन इंटरव्यू के साथ नहीं बैठा होता, वहाँ पे अपनी सफाई, अपने आप को इनोसेंट नहीं बता रहा होता, अगर बिल्कुल पूरी तरह से भारत आना चाहता। लेकिन असलियत यह है कि सीबीआई, ईडी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स, कंटेम्प्ट चार्जेस जो लगातार अब तक इतने सालों में उसके ऊपर लगे हैं, साफ दिखाते हैं कि उसके ऊपर सीरियस फ्रॉड के, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, सीरियस चार्जेस हैं। और ये साफ सबूत है कि इस वजह से वो यहाँ आना नहीं चाहता है। डिटेंशन कंडीशन का जो आर्ग्यूमेंट है वो हमने आपको बता दिया कि यूके की जो कोर्ट है उसने दूसरे और केसेस में इस तरह की बातें करी हैं। माल्या के स्पेसिफिक केस में कभी भी ऐसी चीज़ नहीं कही गई है। और माल्या का ये जो ओवरऑल कहना है कि मैं भारत आना चाहता हूँ अगर मुझे अच्छी फेयर ट्रायल मेरे साथ की जाए, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, सिर्फ खुद की इमेज को क्लीन अप करने का। बेसिकली एक मैक्सिमम पिक्चर, एक बड़ी पिक्चर में अगर आप इसको देखें, बिग पिक्चर में अगर आप इसको देखें, तो माल्या का जो ओवरऑल, इसको कई लोग इस तरह से देख रहे हैं, एक्स पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, कि एक पीआर गेम था, एक इस तरह का पीआर गेम जहाँ पे एक पॉडकास्ट माल्या का हुआ, एक प्लान्ड मूव था उसका, माल्या का खुद का, अपनी इमेज को रीशेप करने का। और ट्विटर पर लोग ये बोल भी रहे हैं कि एक पॉडकास्टर को चूज किया गया जो एक टफ जर्नलिस्ट के ऊपर, मतलब कि अगर एक टफ जर्नलिस्ट वहाँ पे सामने होता तो माल्या 5 मिनट भी नहीं टिक सकता था शायद। एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में बिना हार्ड क्वेश्चंस के ये पूरा पॉडकास्ट चला, और साफ था कि इंटेंशनली माल्या ने ये सारी चीज़ें की हैं। कोर्ट जो है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है, वो बार बार बोल चुके हैं कि माल्या ने फंड को डाइवर्ट किया, अपने एम्प्लॉयज़ को अकेला छोड़ दिया, उनको अनपेड छोड़ दिया, सैलरी नहीं दी, और जो क्रेडिटर्स थे उनको अवॉइड किया है लगातार में। सीरियस उसके ऊपर चार्जेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, पॉलिटिकल प्रेशर और ब्यूरोक्रेसी पर ब्लेम कर देना। नो डाउट ये लोग होंगे उसमें संलिप्त होंगे माल्या के साथ में, जब तक वो यहाँ पे था, जब वो यहाँ से भागा है। कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है, ये हो सकता है बिल्कुल, क्या पता आगे इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें निकल के भी आएँ। लेकिन ये जो ब्लेम गेम है माल्या का, ये अपने मिसमैनेजमेंट से ध्यान हटाने का पूरा तरीका है, हैंड्स प्रूव्ड। तो ये था आज का वीडियो। विजय माल्या का पॉडकास्ट आप सबने देख लिया होगा, बहुत ही ज़्यादा वायरल है पूरे भारत भर में। उसमें कई सारी चीज़ें बोली जा रही हैं उसके बारे में, उसको कुछ लोग इनोसेंट बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मीडिया की गलतियां हैं, कुछ कह रहे हैं सरकार इन्वॉल्व है।
सिस्टम ही करप्ट है सारा, सारी चीज़ें हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के अगर यहाँ तक आपने देखा है, शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि अब ये वीडियो देखने के बाद में आपको क्या लगता है। दूसरी चीज़, आपका पर्सनली क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर, क्या माल्या इनोसेंट है या नहीं। जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी आप बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपका है। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और इंतज़ार रहेगा हमेशा। अभी इस वीडियो पर आपके कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दीजिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।